हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो आज हम इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आज हम इस क्लास में देखेंगे और ये हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें जो 5 और 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो बहुविकल्पी सवाल होते हैं, उनके लिए ये पूरी कंप्लीट वीडियो होगी। कम से कम हम 3 से 4 वीडियो में पूरा इतिहास गद्य और पद्य दोनों, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य दोनों साहित्यों का इतिहास हम पढ़ेंगे। 4 वीडियो लगेंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, हेडिंग है हमारी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी परीक्षा में जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो आज हमारी यह पहली क्लास होगी और इस पहली क्लास में हम काल विभाजन देखेंगे कि हिंदी साहित्य को किस प्रकार बांटा गया है। कई काल में बांटा गया है। तो जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो इसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। तो गद्य वे रचनाएं होती हैं, अगर परिभाषा के रूप में देखें तो गद्य वे रचनाएं होती हैं जो छंदों के लय से मुक्त होती हैं। और उसके बाद जो काव्य रचनाएं होती हैं उसमें छंद पाए जाते हैं। तो परिभाषा पे अभी हम नहीं आते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। जो हमारा पहला भाग होगा वो हिंदी पद्य साहित्य मीन्स काव्य साहित्य का इतिहास होगा। पद्य को काव्य भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हम पहले पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो पद्य साहित्य का इतिहास हम क्यों पढ़ेंगे पहले, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो गद्य साहित्य शुरू होता है हमारा वो यही है। गद्य साहित्य में हम इन्हीं 5-6 काल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम पहले हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लेते हैं तो यहाँ हम इन चीजों को भी कंप्लीट कर लेंगे। और जब गद्य साहित्य में चलेंगे तो चीजें हमारी यहीं से शुरू होंगी, भारतेंदु युग से। एक काल और होगा थोड़ा पीछे, भारतेंदु पूर्व युग, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होगा। तो गद्य साहित्य का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। तो पहले हम पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में शुरू से देखते हैं। आज हम इस वीडियो में काल विभाजन के बारे में देखेंगे। तो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, इसका काल विभाजन मुख्यतः इसे 4 काल में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। जो हमारा पहला काल आता है जिसे हम आदिकाल, या इसके कई नाम हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल या संधि काल। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। आदिकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हिंदी का सबसे पुराना काल माना जाता है। तो आदि काल। उसके बाद वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में इसमें आप देखेंगे कि जितनी रचनाएं आपको मिलेंगी सभी रचनाओं में जो लेखक, जो कवि हैं, वो कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते हैं। मतलब जितनी रचनाएं इस काल की मिलेंगी, जैसे आप चंद्रबरदाई देखेंगे। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसमें आप देखेंगे कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनकी वीरता का पूरा वर्णन किया है। तो इसे वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं, मतलब जिनके यहाँ ये जिन राजाओं के दरबार में रहते थे या जिन राजाओं के धन संपत्ति पर ये उस समय अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो उनकी इन्होंने बहुत चढ़ा बढ़ाकर प्रशंसा की है, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। चारण काल भी कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल, उस समय इतिहास उठाकर आप देखेंगे उस समय ऐतिहासिक घटनाओं में सामंत काल भी दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश काल, उस समय हिंदी जो है अपने मूल रूप में सामने नहीं आई थी और जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा का कुछ रूप इसमें मिलता है, इसलिए इसे अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। और संधि काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय इतिहास में मध्यकाल और आधुनिक
प्राचीन काल और मध्यकाल का जो एक मिलन समय है, मतलब यहीं पर दोनों समय आकर मिलते हैं, इसलिए इसे संधि काल भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी मानी जाती है। एक डेट हम और देखेंगे कि कभी कभी हमें विक्रम संवत लिख कर दिया जाता है। तो विक्रम संवत जो होता है, जो हमारी ईस्वी चल रही है, उस ईस्वी में अगर हम 57 जोड़ दें, 57 जोड़ देते हैं, तो हमें विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम 743 में अगर 57 जोड़ दें तो यह 800 बन जाता है। इसमें भी 57 जोड़ेंगे तो यह 1400 हो जाएगा। तो 800 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक यह माना जाता है। वैसे डेट 743 से 1343 ईस्वी मानी जाती है। कई बुक्स में आप देखेंगे कि ये जो डेट होती है उनमें काफी वेरिएशन होता है, डेट अलग अलग होती हैं। तो डेट के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं चिंतित होंगे, सिर्फ देखेंगे कि ये 743 से 1343 तक माना जाता है। और अगर विक्रम संवत में इसे देखेंगे तो 800 विक्रम संवत से लेकर 1400 विक्रम संवत तक इसकी डेट को माना जाता है। और इसके प्रतिनिधि कवि मतलब जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं वो चंद्रबरदाई हैं, और जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। वो पृथ्वीराज रासो के जो नायक हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के बारे में पूरी चर्चा इन्होंने की है। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई उनके मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी थे। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में जब तराइन के युद्ध की बात आती है, जहां मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है, वहां पर इस रचना में उसका भी जिक्र मिलता है। तो और बहुत सी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। दूसरा काल जो हमारा आता है हिंदी साहित्य, पद्य साहित्य में या काव्य साहित्य में, वो हमारा काल होता है भक्ति काल। इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, और इसे हिंदी पद्य साहित्य या काव्य साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 1343। देखिए इस डेट जहां समाप्त हो रही है, यह डेट वहीं से, यह काल वहीं से शुरू होगा। 1343 से 1643 तक हमारा भक्ति काल चलता है। अगर हम 57 दोनों में जोड़ दें तो 1400 से 1700 विक्रम संवत तक यह काल माना जाता है। इसे बाद में दो शाखाओं में बांट दिया गया भक्ति काल को। तो जिन दो शाखाओं में बांटा गया, उन शाखाओं में हमारी पहली शाखा निर्गुण भक्ति शाखा, या इसे शाखा को हम धारा भी कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा। उसके बाद जो दूसरा हमारा शुरू होता है सगुण भक्ति धारा। इसमें आप देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता होती है। निर्गुण भक्ति धारा में जो कवि थे जिन्होंने रचनाएं की, तो जाहिर सी बात है भक्ति काल, तो भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति की बात आएगी। जो उनकी रचनाएं होंगी वो ईश्वर की भक्ति पर आधारित होंगी। तो इसमें निर्गुण, इस शाखा की मुख्य विशेषता है कि इस शाखा के जो कवि हुए, उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की मतलब प्रार्थना पूजा अर्चना की है। इसमें माना गया है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर निराकार होता है। इसकी भी दो शाखाएं बाद में बनी। एक शाखा को कहा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा, और एक शाखा को कहा जाता है प्रेम मार्गी शाखा। इसमें दोनों में ईश्वर को निराकार माना गया है, लेकिन इसमें जो इस ज्ञान मार्गी शाखा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं। इसमें जो इनकी रचनाओं में जो बातें मिलती हैं वो आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की पहले थी। आप कबीरवाणी इनकी सुनेंगे, वही जो इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, साखी शबद रमैनी इनकी जो रचना है, उसी के दोहे हैं जो आप कबीरवाणी में सुनते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी एक रचना आप देखेंगे पद्मावत में राजा रतन सिंह, और उसके बाद रतन सिंह और श्रीलंका की जो उनकी राजकुमारी थी पद्मावती, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। और इसी में
अलाउद्दीन खिलजी का भी जिक्र आता है। तो यह एक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। तो इनकी जो भाषा थी कबीरदास की, इनकी भाषा जो इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने कई भाषाओं को मिक्स कर दिया, एक में मिला दिया, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जहां से इन्हें जो शब्द मिले उन्होंने इसे अपनी रचना में डाल दिया। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो मुख्य भाषा अवध इनकी भाषा मानी जाती है कि ये अवधि में, और उसके बाद आते हैं सगुण भक्ति शाखा। तो इनकी एक रचना याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जिस पर फिल्म बनी पद्मावत। और उसके बाद दूसरी शाखा जो शुरू होती है हमारी भक्ति काल की, वह है सगुण भक्ति शाखा या सगुण भक्ति धारा। इसे भी इसमें इस शाखा की मुख्य विशेषता है कि इसमें ईश्वर के एक मानव रूप की प्रार्थना की गई है, या ईश्वर को एक रूप माना गया है कि ईश्वर का कोई रूप होता है, मानव के समान इसमें रूप माना गया है। तो इसमें हमारी दो शाखाएं मिलती हैं, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें ईश्वर को निराकार नहीं माना गया, इसमें बताया गया कि ईश्वर का एक आकार होता है। और राम भक्ति शाखा, इसमें जो इसकी दो शाखाओं में पहली भक्ति शाखा है राम भक्ति शाखा। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके जो कवि होंगे उनकी रचनाओं के विषय क्या होंगे, भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन। तो भगवान श्री राम के जीवन का जो वर्णन होगा, उनके जीवन की जो घटनाएं होंगी, वही घटनाएं इस धारा के जो कवि होंगे उनकी रचनाओं का विषय होंगी। तो इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली और बहुत सी रचनाएं इन्होंने की हैं। उसके बाद हम इसकी दूसरी शाखा पर आते हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा। नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम इसके जो कवि होंगे उनकी रचनाओं के विषय क्या होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित जो घटनाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया गया। विशेष तौर पर उनके बाल जीवन का वर्णन किया गया है। तो इसमें बाल जीवन का वर्णन हमें मिलता है कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, जो मुख्य कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं, और भी कवि हैं लेकिन सबसे प्रमुख कवि सूरदास को माना जाता है, जो अष्टछाप के कवि थे। उसके बाद हम आते हैं तीसरे काल पर, और इस तीसरे काल को हम रीति काल कहते हैं। थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वीर गाथा काल है, इसमें जो रचनाएं हुई उन रचनाओं में मुख्य रस कौन सा है, तो वीर गाथा मतलब जो वहाँ जो राजा हुए उनकी वीरता का वर्णन है। तो इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस। तो इस काल की जो रचनाएं होंगी वो मुख्यतः वीर रस से प्रधान रचनाएं होंगी। और उसके बाद भक्ति काल में, तो यहाँ पर भगवान की भक्ति की गई है, तो भक्ति रस की रचनाएं होंगी। और उसके बाद रीति काल में आते हैं, तो रीति काल की जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएं हैं। इस काल को प्रेम का काल भी कहा जाता है। इस काल की रचनाएं आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं प्रेम का वर्णन, संयोग श्रृंगार, कहीं वियोग श्रृंगार, तो इन्हीं का वर्णन है। जैसे कि आप बिहारी लाल को पढ़ेंगे, घनानंद, इनकी रचनाओं में हर जगह वियोग आपको नजर आएगा, जहां पर वियोग श्रृंगार होगा। उसके बाद बिहारी लाल, मस्त मौला कवि, इनकी रचनाएं हमेशा प्रेम से भरी हुई मिलेंगी। तो ये सबसे ज्यादा प्रेमी कवि माने जाते हैं। और जहां कहीं भी नायक नायिका होते थे तो वहां पर ये बिहारी लाल पीछे से कैमरा लिए खड़े रहते थे कि कुछ भी हो उनके बीच, ये तुरंत उन्हें अपनी पंक्तियों में ढाल देते थे और कोई एक दोहा बना देते थे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कवि एकमात्र रचना के बल पर
इस काल की रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो इनका जो मुख्य रस है वो संयोग श्रृंगार है। और ये जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उनके दरबारी कवि भी थे और इनकी रचना एकमात्र बिहारी सतसई। और उसके बाद रीति मुक्ति काव्य धारा में चलते हैं तो ये रीतिबद्ध, इसमें संयोग श्रृंगार, रीति मतलब प्रेम, तो प्रेम से भरी हुई रचनाएं इस धारा की होती थी। और इसमें रीति मुक्त घनानंद, आप देखेंगे कि इनकी सुजान, इनकी एक प्रेमिका थी, उन्हीं के वियोग में इन्होंने बहुत, उन्हीं के नाम पर लगभग अपनी सभी रचनाएं इन्होंने की है। इनकी रचनाओं में वियोग श्रृंगार भरा पड़ा मिलता है। तो इस काल की जो समय सीमा है 1643 से 1843 तक है और 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, दोनों में अगर हम 57 जोड़ दें तो बन जाता है 1700 से 1900। और उसके बाद यही कैमरा वाले कवि कबीर बिहारी लाल, इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और आधुनिक काल, हमारा अंतिम काल जो शुरू होता है पद्य साहित्य में या काव्य साहित्य में, उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। और यहाँ एक चीज ध्यान से देखें आप कि जो रीतिकाल का अंतिम समय माना जाता है उस 1843, लेकिन कहीं कहीं 1868 भी माना जाता है, क्योंकि इसी 1868 से भारतेंदु युग शुरू होता है। तो आप इस डेट को याद रखेंगे कि रीतिकाल 1643 से 1868 तक भी किसी बुक में लिखा मिल सकता है। ये जो डेट्स लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको अलग अलग बुक्स में दिखाई पड़ेगा। तो आधुनिक काल 1868 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया। तो इसमें जो पहला काल हमें मिलता है, पहला युग मिलता है, उसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। यह 1868 ईस्वी से शुरू होकर 1900 ईस्वी तक चलता है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल माना जाता है। यह किनके नाम पर रखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस काल को या इस समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। और आप जब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो गद्य साहित्य की शुरुआत यहीं से होती है, भारतेंदु युग से। उसके बाद इसमें दूसरा युग मिलता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 से 1920 तक है। 1900 से शुरू होता है, 1920 तक माना जाता है, कहीं कहीं 1922 भी मिलेगा। तो यह द्विवेदी, कौन से द्विवेदी जी हैं? तो दो द्विवेदी जी हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर यह नाम दिया गया है। उसके बाद हम तीसरे युग पर चलते हैं। तो इस युग में भी कई महत्वपूर्ण कवि हुए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी और कई हुए, जिनके बारे में हम देखेंगे। द्विवेदी युग में भी बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं। तो खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद इसके प्रमुख इस युग में आपको श्याम सुंदर दास और मैथिली शरण गुप्त, ये सभी कवि दिखाई देंगे, रचनाकार कवि। उसके बाद तीसरा युग इसमें छायावादी युग माना जाता है, छायावाद जिसे कहते हैं। तो छायावाद युग 1920 से 1936 तक माना जाता है। तो इन्हीं सभी छायावाद युग के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो छायावाद की शुरुआत 1920 से होती है, 1936 में इसे समाप्त मान लिया जाता है। और इस छायावाद युग के प्रमुख कवि जो हैं और कवित्री, एक जयशंकर प्रसाद जी हैं और एक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी जो कवित्री हैं, इस युग की प्रमुख कवित्री हैं, रचनाकार हैं। और उसके बाद इसी में एक नाम आता है निराला जी का, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो 4 प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला युग शुरू होता है, प्रगतिवादी युग इसे कहते हैं। यह 1936 से शुरू होता है और भारत की आजादी 1947 तक चलता है। तो इसे प्रगतिवादी युग कहते हैं।
इसमें आपको नागार्जुन देखने को मिलेंगे, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी मिलेंगे, इस काल के कुछ कवि इसमें भी मिलेंगे आपको देखने को। और उसके बाद जो हमारा अंतिम काल इसमें माना जाता है प्रयोगवादी और नई कविता का युग। तो नई कविता का युग 1947 से माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं 1950 से 60 या 1955 से 60 भी नई कविता का युग माना जाता है, नई कविता नई कहानी। तो यहाँ पर प्रयोगवादी और नई कविता का युग जो है 1947 से चालू हुआ और आज तक यह चालू है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार का है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो चीजें काफी सरल होंगी। जब हम इस काल के बारे में पढ़ेंगे तो इस काल के बारे में हम समय सीमा पढ़ चुके हैं। अब इस काल में हमें बचा क्या है पढ़ने को। हर काल में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, उसके बाद इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। यही हम हर क्लास में यही पढ़ेंगे, हर काल के बारे में यही पढ़ेंगे। जब भक्ति काल हम पढ़ेंगे तो भक्ति काल में भी हम यही पढ़ेंगे कि प्रत्येक काल को हम लेंगे और उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनके रचनाएं। उसके बाद यही करते हुए हम यहाँ तक चलेंगे। तो लगभग 3 से 4 वीडियो में ये क्लासेस शुरू होंगी। तो ये आज पहली क्लास थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और ये क्लासेस केवल कक्षा 10 और कक्षा 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन के जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे आरओ की जो आरओ का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें भी हम इसे पढ़ेंगे। तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने जो पढ़ा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।